जिसका हमें था इंतजार, दिल भी ये अपना था बेकरार। वो समय आ गया अपनी संस्था का बर्थडे है आ गया, अपनी संस्था का बर्थडे है आ गया। सरफरोशी फाउंडेशन के 3 साल पूरे होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। स्वागत है श्रीमान आपका किया बहुत पिकार, आप ही पधारे आए खुशियों के बेतार। आप ही पधारे मान बढ़ाया हम सबका, आप ही पधारे मान बढ़ाया हम सबका। नैन बिछाए देख रहे थे हम सबको, नैन बिछाए देख रहे थे हम सबको। राहों में अभी फूल बिछाए कर दिलों से प्यार, आप ही पधारे आए खुशियों के अवतार। इंग्लैंड जिंदाबाद, ये सरफरोशी फाउंडेशन का दूसरा अधिवेशन है जिसे हम एक त्योहार के जैसे मना रहे हैं। सरफरोशी फाउंडेशन में जो हमारे साथ जुड़े हुए कुछ नए प्रभारी है और कुछ पुराने भी प्रभारी है, तो एक बार हम सभी को उनके गांव और उनके नाम से आप सभी को परिचित कराना चाहते हैं। सबसे पहले ब्लॉक प्रभारी सुधा दीदी का तालियों के साथ स्वागत करिए। नाला गांव से शर्मिष्ठा दीदी ग्राम प्रभारी है, उनका तालियों के साथ स्वागत करिए। प्रभारी साथ साथ में आते रहे यहाँ। शर्मिष्ठा दीदी। भविष्य से अक्षय भाई भी मंच पे आ जाए। डांगरोल से सुनीता दीदी भी मंच पे आ जाए, ये गांव डांगरोल की ग्राम प्रभारी है। सुन्ना से समा दीदी हमारे बीच में पहले से ही उपस्थित है। हाथ खिलाओ, हाथ हिला के बताओ। मखमूलपुर से आदेश दीदी जो
लिसाड़ के ग्राम प्रभारी है कुलदीप भाई, कुसुम दीदी हुरमंजपुर की ग्राम प्रभारी है, इनका भी स्वागत करिए। रामपुर खेड़ी से अनीता दीदी, किवाना से ज्योति दीदी, ग्राम भारसी की ग्राम प्रभारी निगम दीदी, जोखरा की ग्राम प्रभारी वैशाली दीदी, प्लीज मंच पर आ जाइए। जसाला से मूर्ति दीदी, जसाला की ग्राम प्रभारी, प्लीज मंच पर आइए। मतनावली से रेशो दीदी, कांधला ब्लॉक के सभी प्रभारी आ जाए। रसीदगढ़ से सपना दीदी, पूजा दीदी, अनीता दीदी, उस्मानपुर से अनिल भाई और पूनम दीदी, हरड़ फतेहपुर से रीना दीदी, हिंड गांव से रीना दीदी, धनेना गांव की ग्राम प्रभारी मुकेश दीदी और संयोगिता दीदी, खेड़ा गदई से सीमा दीदी मंच पर आए। कैडी गांव से अनीता, नोजल गांव से गुड्डी दीदी, मंटी हसनपुर से मीनू दीदी, नया गांव से पिंकी दीदी, अहमदगढ़ से जीतपाल सिंह, खानपुर कला से शिव कुमार भैया, अगड़ीपुर से पिंकी दीदी, टपराना गांव से रेखा दीदी, लक्ष्मणपुर से बबीता दीदी, लपराना से प्रिया दीदी, बिरालियान से पूजा दीदी, ये सभी ग्राम प्रभारी मंच पर आ जाए। शिव कुमार भैया मंच पर आ जाइए। सूरज भाई भी प्लीज मंच पर आ जाइए। रसीदगढ़ से, गाजीपुर से योगेश भैया और फुरकान भैया प्लीज मंच पर आ जाइए। कुलदीप भैया, कुल मिला के हमारे सरफरोशी परिवार में 33 गांव जुड़े हुए हैं। तालियों के साथ स्वागत करिए इन सबका। सबको सरफरोशी के तीसरे जन्मदिन पर हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में 500 से ऊपर लोग, और मैं देख रही हूँ इन 500 में से 2-4 आदमी होंगे, बाकी सब महिलाएं हैं। पीछे के लोग जरा अपना हाथ फहराएं, बिल्कुल पीछे के लोग, उससे भी पीछे के लोग, उससे भी पीछे के लोग, उससे भी पीछे के लोगों से मैं सुनना चाहती हूँ सरफरोशी की तमन्ना। किसी ने नाश्ता नहीं खाया है? सरफरोशी की तमन्ना देखना है जोर कितना। अब हम सफर शुरू करते हैं ये बताने कि सरफरोशी शुरू कैसे हुई। तो ये सरफरोशी संस्था, सुधा दीदी जो बीच में बैठी है, 2019 में अगस्त या सितंबर में मैं उनके घर में गई अश्विनी भाई के साथ, और ऐसे ही मिलने चले गए और देखा कि ये तो साक्षात दुर्गा माता है, और इनके साथ बैठ के कुछ काम किया जाए इस देश को आगे ले जाने के लिए, हमारे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, हमारी जिंदगी बेहतर करने के लिए, हमारे रोजगार बेहतर करने के लिए। तो सुधा के घर से ये बातचीत चालू हुई अश्विनी भाई के साथ। शुरुआत में हमारे इंग्लैंड के कुछ दोस्त, हमारे मकान मालिक के बेटे बेटियां सब छत पे सेल्फी ले रहे थे। डेबी जेम्स, ये हमारे मकान मालिक थे, इरफान भाई तहरी बेचते हैं, उनके अड्डे पे गए और हमने कहा कि आपकी जगह हम ऑफिस को अभी रेंट पे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ चलो ले लो। तो अब ये आप सबका दफ्तर है कांधला में। लेकिन फिर हुआ कोरोना काल, और हमारे इस ऑफिस के चिन्हित करने के बाद कोरोना काल शुरू हुआ था, और उसमें बहुत मंदी चल रही थी। हमने 2 जगह में काम शुरू किया था, नाला गांव कांधला में सुधा दीदी के घर में, और एक और शहर का इलाका ढेवा बस्ती शामली में, वहाँ शुरू किया था काम। और वहाँ दोनों बस्तियों में बहुत मंदी थी। लॉकडाउन की वजह से अनाज खत्म हो गया था, मजदूरी पे लोगों का जाना नहीं हुआ। तो आप लोगों को पता ही है पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हमने राहत का वितरण किया था उस समय। एक गोदाम को में हम लोग 5 दिन रहे, 10 लोग, अश्विनी, राजन भाई और उनके सारे दोस्त, और हम लोग वहाँ बैठ के राशन को सॉर्ट आउट करके दाल, सैनिटरी पैड, साबुन, आलू, प्याज, मिर्ची, तेल, चाय, ये सब गिन के लोगों को देते रहे, वितरण करते रहे। ये पहला दिन है जब हमने संस्था खोली और पहली मीटिंगें करी ढेवा बस्ती में और नाला गांव के अंदर। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों के बीच में
हम लोगों ने अपना प्रेम का मैसेज पहुंचाया। फिर कोरोना का दूसरा काल आया और हमने कहा व्यवसायों से पहले जान है तो जहान है, और उसी के साथ हमने सरफरोशी का सबसे बड़ा अभियान चलाया था जो था स्वास्थ्य अभियान। हमने कहा कि हम लोग सरकार से, लोगों से मांग करेंगे कि क्या आप एक पर्चे पे साइन करो कि सरकार हमें चाहिए फ्री दवा और फ्री इलाज। जब तक हमारे अस्पताल चालू नहीं होते हैं हमें फ्री दवा फ्री इलाज दीजिए। तो इसके लिए हम लोग 64 गांव में गए पूरे शामली जिले में, और इसके लिए एक मांग पत्र बनाई कि हम सब ने मिलकर ठाना है शामली स्वस्थ बनाना है। पोस्टर चिपकाए जगह जगह, सारे गांव में बताया कि क्या आपको, ये रशीदगढ़ में गए, पूजा हमारी यहाँ की प्रभारी हैं अब, तो गांव गांव में गए, टीमें बनाई। ये रश्मि है डांगरोल की, हम वहां पर गए। ये पिंकी दीदी, इन्होंने अपने भाई को खोजा इस बीच, लेकिन वो अड़ी रही और वो साइन लेती आई। और सुधा दीदी हर गांव में चली, बबीता दीदी भी बहुत गांव में, ये है रामपुर खेड़ी, बहुत सारे गांव में गए और हमने साथ में प्रतिज्ञा ली कि हम अपने स्वास्थ्य को खुद ठीक करेंगे और सरकार के पास जाएंगे और सरकार से बुलवाएंगे कि आप हमारे बीच में फ्री इलाज के कैंप लगवाओ। उस बीच में हम लोगों ने अपने में से एक रिदम दीदी को खो चुके थे और हमने अफसोस मनाया कि अब हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। रिदम दीदी जैसी दीदियों को जान नहीं खोनी चाहिए कोरोना के वजह से और स्वास्थ्य के अस्पताल ठीक के ना होने की वजह से। और हमने जाकर जिला अधिकारी जो लेफ्ट पे खड़ी हैं जसजीत कौर जी, उनको हमने ये साइन दिए, ये पोस्टर दिए और हमने कहा कि अब आप इन गाँव में फ्री स्वास्थ्य कैंप लगाओ। और पहला कैंप लगा नाला गांव में, डीएम मैडम खुद आई उद्घाटन में। फिर उसके बाद भेवा बस्ती में कैंप लगा, उसके बाद में लगा भविष्य में कैंप, और एक प्रभारी के गांव में उनका बल देने के लिए दूसरे गांव के भी प्रभारी आते रहे। जैसे भविष्य गांव की प्रभारी हैं अलका दीदी, लेकिन वो कविता दीदी और कुसुम दीदी जो मखमूल हुरमजपुर के हैं उनको भी संबोधित कर रहे हैं, ताकि हम सब जब एक संगठन बनते हैं तो एक दूसरे के मदद, एक दूसरे के कार्यक्रम में आते जाते हैं। ये प्रथा शुरू करी हमने, बुजुर्ग लोगों को प्राथमिकता देना, ये एक हमारी संस्कृति बनती गई। उसके बाद लगा मखमूलपुर में स्वास्थ्य कैंप। मखमूलपुर की प्रभारी आदेश दीदी बहुत डट के काम करती हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया कैंप लगा था। ये फिर उस्मानपुर में कैंप लगा, उसके बाद लगते गए सुन्ना में कैंप लगा। सबसे बड़ा कैंप बल्कि सुन्ना में लगा, जब जहाँ 600 के आसपास लोग आए फ्री इलाज लेने उस दिन। समा दीदी जो प्रभारी हैं इस फोटो में दिख रही हैं। उसके बाद लगा लिसाड़ में कैंप। ये देखिए लिसाड़ के प्रभारी कुलदीप भाई और उनके पास सुमित भाई खड़े हैं और बीच में भविष्य अक्षय। तो यानी कि एक गांव की मदद दूसरी गांव की मदद में आई। फिर लगा कैंप खानपुर में। खानपुर और अहमदगढ़ के वासियों ने कैंप लगाया मिलकर। जीतपाल जी जो हमारे अहमदगढ़ के प्रभारी हैं और शिव कुमार जी जो खानपुर के प्रभारी हैं, प्राइवेट अस्पताल जुड़े और उन्होंने कई कैंप लगाए। ये हुरमजपुर का कैंप है, यहाँ पे कुसुम दीदी और कविता दीदी हैं। और हमारे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में से समाज सेवक सेवी सीखने के लिए 2 स्टूडेंट आए हुए थे, प्रतीक और आशीष, वो भी जुड़ गए कैंप्स में। बच्चे बूढ़े जवान सब जुड़ते हैं। ये गाजीपुर में फुरकान बाई की देखरेख में कैंप लगी। फिर लगी कैंप नया गांव में पिंकी, और वहां पर बारिश इतनी हुई कि टेंट 3 बार फट गया पानी से, लेकिन फिर भी पिंकी मुस्कुराकर अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखी और सबके सहयोग से पानी के होते हुए भी कैंप का चयन हुआ। देखो बाकी सारे प्रभारियां सहयोग के लिए आए, बैठे, मदद भी करी और पानी के होते हुए बाढ़ की स्थिति में फिर भी स्कूल के बच्चे भी आए, कैंप भी लगे। रामपुर खेड़ी में कैंप, सबका सहयोग सबका साथ, ये हमारा
अब तक की संस्कृति बन चुकी थी कि सबके सहयोग में ज्योति दीदी जो नई नई जुड़ी थी किवाना गांव से, वो फिर भी कैंप में आई। उसको पता भी नहीं था कि सरफरोशी है क्या, फिर भी वो देखने आई। उसके बाद हमने सोचा हमें अपनी टहनियाँ मजबूत करनी है, और लोगों के बीच में हमने सुना कि लोगों ने कहा कि हमें चाहिए कि हमारे आयुष्मान कार्ड बन जाए, हमारे मजदूर कार्ड बन जाए, जिनके विधवा पेंशन आधा काम किया हुआ पड़ा है और उनको पेंशन नहीं मिल रही है, बुजुर्ग वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है, उनका काम पूरा किया जाए। उस समय हमारा संस्था का नाम था कलंदर, तो उस नाम से हमने कैंप लगवाए, खूब सारे लोगों के कार्ड बनवाए। उसके बाद हमने कहा कि स्वास्थ्य कैंप तो लग गए, लेकिन हमें अपने अस्पताल चालू करवाने हैं। तो हम सरकार के पास गए और हमने अस्पताल चालू कराने के लिए 4 गाँव के साथ काम शुरू किया। नाला, हुरमजपुर, सुन्ना, डांगरोल, 4 गाँव के साथ काम शुरू किया। भविष्य को भी बाद में उसमें ले लिया, और ये अस्पतालों में चले गए और कहा कि हमें चाहिए कि जो अस्पताल में दवाइयाँ नहीं आती हैं, जो डॉक्टर नहीं आते हैं, उस पर निगरानी रखेंगे। उसके लिए ये सारे मीटिंगें करी, सरकार को प्रस्ताव दिए एक एक गांव के। ये है कि हम साथ में मिलके जो भी गांव ठानते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, कर सकते हैं। उसके लिए एक बनना बहुत ज़रूरी है, सारे जातियों धर्मों को मिलना ज़रूरी है। तो फिर हमने कहा कि हम सब ईद और दिवाली साथ में मनाएंगे। सुधा दीदी ने 70 लोगों के लिए इफ्तार करी पिछले साल ईद में अपने घर में। हिंदुओं ने मुसलमानों को पहली बार ईद पे बुलाकर साथ में त्योहार मनाया, और उसके बाद यही सिलसिला जारी रखा दिवाली में भी, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई हमें तोड़े ना। और इसके साथ दिवाली मिलन करी उन्होंने, हिंदुओं और मुसलमानों के साथ में, सब ने मिलके, ये लिसाड़ में हो रहा है। उसके बाद हमने सोचा एकता सिर्फ ऐसी नहीं बनाए रखते हैं, सबको आपस में ऑफिस में बुलाकर सारे प्रभारियों की ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान हमने समझाया कि अगर हम सब एक हैं तो उस एकता के बलबूते पे हम अपने गांव के समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि हमारी टहनियाँ बढ़ रही हैं, हम लोग नए नए चीज़ें खोज रहे हैं, कभी कभी हम फेल होते हैं, कभी कभी हम कुछ पाते भी हैं। अभी तक जो सबसे बड़ी शक्ति हमने पाई है वो आप सबसे मिली है कि हम सब एक हो जाएं, तो इस धूप में भी हम 6 घंटे के लिए साथ में बैठ सकते हैं और तय कर सकते हैं कि साथ में क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। हंसते भी हैं, गाते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, कुछ नाटक भी करते हैं, कुछ फनी चीजें भी करते हैं। और हम आखिर में ये कह सकते हैं कि मंजिलें अपनी जहाँ हैं, रास्ते अपनी जहाँ, लेकिन हमें मंजिल की तरफ नहीं, रास्ते अपने तय करने हैं एक साथ होने का। इसी के साथ इनकलाब। धन्यवाद, शुक्रिया। अंगूठियाँ ले आओ। रितु बेटा हाथ दो, बेटा हाथ दो। रितु, अब ऐसा भी क्या शर्माना समझी जी कि आपकी बेटी आपकी बात ही नहीं सुन रही है। जवाब दो रितु। क्या जवाब दूं पिताजी, क्या जवाब दूं? जब दुकान में कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता और नई कुर्सी मेज बोलती या सुनती है। खरीदार आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, और अगर पसंद आ जाए तो खरीद के ले जाते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं ना मेरे साथ। रितु, आज बोलने दीजिए मुझे पिताजी। जरा इन महाशय से पूछिए, ये जो मुझे खरीदने आए हैं, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या लड़कियों को चोट नहीं लगती? या वो बस एक बेबस भेड़ बकरी है जिन्हें
कसाई देखकर परख कर खरीद के ले जाते हैं। और मैं क्या अभी किनसे रही हूँ बोलने को, मेरे खुद के माँ बाप मुझे बेचने चले हैं। ये क्या कह रही हो तू? हम तुम्हें बेच नहीं रहे हैं, बस चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम्हारा भला हो जाए। और घर पर जाने का मतलब सिर्फ शादी कर लेना तो नहीं होता ना माँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। मैं ये तो नहीं कह रही कि मुझे शादी नहीं करनी, पर मैं अपनी पूरी जिंदगी रसोई घर में तो नहीं बिता सकती ना। प्रेमू, तुम्हारी बेटी हमारी बेइज्जती कर रही है। जी हाँ, कर रही हूँ बेइज्जती। और जरा अपने इस महाशय से पूछिए, ये जो कॉलेज में पिछले साल क्यों घुसे थे और क्यों वहाँ से मार के भगाए गए थे। अरे बाबूजी चलिए यहाँ से। क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो और वो भी शंकर के साथ? ये लीजिए, इन्हें मेरे कॉलेज पढ़ने से हैरानी हो रही है। इनके बेटे की जो करतूतें बता रही हूँ वो नजर नहीं आ रही। मैंने कॉलेज पढ़ के कोई गलत काम नहीं किया है। कम से कम आपके बेटे की तरह किसी कॉलेज से मार के नहीं भगाई गई। राम स्वरूप सिंह, बस बहुत हुआ, बहुत करवा लिया हमने अपनी बेइज्जती यहाँ पर। और आपने हमसे झूठ कहा कि आपकी लड़की पढ़ती नहीं है। बस अब हमें ये शादी नहीं करनी, तोड़ते हैं हम ये रिश्ता। चलो शंकर। आप नहीं, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। चलो शंकर। हाँ हाँ, जाइए जाइए। और अपने इस बेटे से जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। चलो शंकर, नहीं रुकना मैं यहाँ पे। चलो यहाँ से। अरे एक तो चलो यहाँ से। हटाओ यहाँ से। हमारा हमेशा मकसद होता है कि नाटक होने के बाद एक छोटा संवाद हो जाए आर्टिस्ट और दर्शक के बीच में। तो बस हमें जानना चाहेंगे इस नाटक से हम क्या बताना चाहते थे, कोई समझ पाया क्या कि क्या हम कहना चाह रहे हैं नाटक के जरिए से? कोई भी बोलना चाहे तो माइक दे सकते हैं हम अभी। तो सभी से ये नाटक देखकर हमारी जितनी भी लड़कियां हैं उनसे हम सीख सकते हैं कि नाटक क्यों किया गया। हमारी बेटी जितनी भी है उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, शक्ति देनी चाहिए, लड़की को हीन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज हमारी समाज के अंदर हमारी लड़कियां पढ़ लिख कर ऊंचे पदवी पर जाएंगे, ऊंची ऊंची बातें अगर समाज में बैठेंगी, आगे बढ़ेंगी तो कार्य देखेंगी, समाज के अंदर देखेंगी कि भाई ऐसे भी चल रहे, कितनी आगे दुनिया चल सकती है, कितनी बढ़ सकती है। तो सबको मेरा नमस्कार। ऐसे अपनी अपनी बेटियां से ऐसे ही सब ही सीख कर जाएं। ये नाटक के ऊपर झाड़ के नहीं जाए, पल्ला झाड़ के नहीं जाना है, सीख कर जाना है। और सबको मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ कि सब लड़की अपनी माँ से यही सीख मांगे। माँ सब बेटियों को अपनी यही सीख दे कि बेटी पढ़ो लिखो, अपने संस्कार से पीछे मत हटो। बेटे बेटी में कोई भेद नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। और तो मैं कुछ नहीं जानती, ऐसे तो मैं साधारण गांव की हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि अपनी बेटी को पढ़ाओ। और सबसे बड़ा गुरु बेटी का माँ होती है। अगर माँ अपनी बेटी को गुरु बनकर खूब लिखाएगी, पढ़ाएगी, समझाएगी तो बेटी पार उतर जाएगी। सभी को मेरा नमस्कार। पहले मैं अपनी नाटक मंडली के लिए इन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो समाज के लिए इन्होंने इतना प्यारा संदेश छोड़ा है इस नाटक के द्वारा कि जो हमारी समाज की बेटियां हैं उन्हें एक अपना हक और एक अपनी आवाज़ उठाने का साहस वो इन्होंने हमें दिया है। वो कैसे हमेशा लड़की का क्या है, पहले तो अपने माँ बाप के साथ रहती है तो उन्हीं की बातों में दब के रह जाती है, उन्हीं के बारे में सोचती है। उसके बाद बेचारी वो शादी होती है, शादी के बाद अपने पति के दबाव में रहती है। और तीसरा जब बच्चे हो जाते हैं तो अपने बच्चों के दबाव में रहती है। लेकिन लड़की का अपना कब क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब लड़की अगर नारी शक्ति पढ़ना चाह रही, उसके माँ बाप को चाहिए अगर हमारे बच्चे पढ़ना चाह रहे तो उनकी बात सुने और समझे। अपने बच्चों को हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि आज का समय देखो ऐसा है, अगर बच्चे पढ़ रहे तो सक्सेसफुल है, नहीं तो फिर हो नहीं पाते। लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है अपनी बात रखने के लिए, अपने माँ बाप के सामने, समाज के सामने, सभी के सामने। तो लड़की अगर मना करती है अभी शादी से तो उसे पढ़ने का मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें। तो प्लीज़ मेरी भी रिक्वेस्ट यही है आपसे, अगर आपकी बच्ची पढ़ना चाह रही, उसे शादी का दबाव मत थोपो, उसे इतनी सारी जिम्मेदारी मत दो जिससे वो अपनी
सभी इच्छाएं दबा ले, उसकी इच्छाओं को भी ध्यान रखते हुए लड़कियों को सहारा देना चाहिए। बस यही है मेरा तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा का विचार है मेरा ये, स्कूलों से और परिवार से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, एक अच्छी शिक्षा। शिक्षा एक बड़ा महत्व है, वह माता से प्रेम, भाई बहन बंधुओं से भारतत्व भावना रखना, पिता से न्याय आदि नैतिक आदर्शों का पालन करना। संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? हम सबके लिए एक परिवार में से ही अच्छे गुण, खराब गुण, आदतें वह एक परिवार से प्राप्त होती है। धर्म क्या होता है? धर्म में जाति यानी हिंदू मुस्लिम ये बनाएंगे, या जाति धरती पर आकर बनती है बस। गॉड अल्लाह ने बनाया एक इंसान। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद। मैं डांगरोल गांव से हूं और रोहन भारती मेरा नाम है, अपने जैसे जी शिव कुमार जी ने बताया अभी। शिक्षा संबंधित शिक्षा का महत्व क्या है हमारे जीवन में, इस बारे में विचार प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अपने कि शिक्षा क्या है। शिक्षा कोई एक छोटा मोटा शब्द तो है नहीं, इसे दो अक्षर के शब्द में हम फिर हो गए समझ सकें। क्योंकि शिक्षा इतना व्यापक शब्द है, इसमें सब चीज़ समाहित हो जाती है कि जब घर में एक बच्चा पैदा होता है वो एक कोरे कागज की तरह होता है। समाज, परिवार, माँ बाप, भाई बहन जो कुछ भी लिखते हैं वो उस पर छप जाता है कोरे कागज की तरह, और फिर वही सब चीज़ जो समाज उस बच्चे को देता है वही समाज को बच्चा लौटाता है दोबारा। तो ध्यान रखें कि शिक्षा वहीं से शुरू हो जाती है, और शिक्षा के उस पहलू को, उस बच्चे को बड़ा करने में थोड़ा सब लोग, समाज की जिम्मेदारी होती है कि उस पर जो लिखना है ज़रा सोच समझ के लिखे, क्योंकि आने वाला भविष्य बच्चा है, और बच्चा आगे चल के जो आपने उसको दिया वही चीज़ वो आपको लौटाएगा, समाज को देगा। सूरज सैनी मेरा नाम है, मैं गाँव रसीदगढ़ का हूँ। एक बार हमारे यहाँ कैंप लगा था रेवती दीदी का दवाइयों का, और पूजा है गाँव रसीदगढ़ की लड़की, उन्होंने कैंप लगवाया था, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी। पहले मेरी मम्मी जुड़ी, और फिर मैं अश्वनी भैया से मिला। अश्वनी भैया ने बोला क्या लगे सूरज आप ये काम कर सकते हो? मैं कहा लगा हाँ अश्वनी भैया मैं कोशिश जरूर करूँगा। आज मेरे ब्लॉक से कम से कम 13 गाँव आ रहे हैं यहाँ पर। 13 गाँव सबसे पहले पूरे थाने भवन ब्लॉक से 13 गाँव है सब। ये बात सत्य है कि जीवन में पढ़ना जरूरी है। आज के युग में शिक्षा, जिस तरीके से हम सब कुछ कार्य करते हैं उसी तरीके से शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आज इस मंच के माध्यम से आप सभी माता बहनें संकल्प लें कि आपके आसपास अपने घर में कोई भी अनपढ़ ना रहे। तो लेंगे ऐसा संकल्प? एक बार एक हाथ ऊपर करके ये सभी संकल्प लेंगी कि कोई भी बच्चा अपने घर पर ना रहे, सभी स्कूल जाए। क्योंकि शिक्षा ने यहाँ तक कहा है, गौर से सुनिएगा, शिक्षा कहती है तुम मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें कहीं झुकने नहीं दूंगी। इनकलाब जिसका हमें था इंतजार, जिसका हमें था इंतजार, दिल भी ये अपना था बेकरार। वो समय आ गया अपनी संस्था का बर्थडे है, आ गया अपनी, ताली बजाइए, आज संस्था का जन्मदिन है, अपनी संस्था का बर्थडे है, आ गया अपनी संस्था का बर्थडे है, आ गया। रेवती जी का था एक सपना, सेवा समाज की हो एक सपना। रेवती जी का था एक सपना, सेवा समाज का हो काम अपना। अश्वनी जी को भी साथ लेके ताकत हो गई देखो दुगना। अश्वनी जी को भी साथ लेके ताकत हो गई है देखो दुगना। सोचा था ऐसा एक संगठन बनाएंगे, ताली बजाओ भाई, ये सोच होती है। सोचा था ऐसा एक संगठन बनाएंगे, दबे कुचले वंचितों को ऊपर उठाएंगे। सोचा था ऐसा एक संगठन बनाएंगे, दबे कुचले वंचितों को ऊपर उठाएंगे।
मन को यही भाग गया अपनी संस्था का बर्थडे है आ गया, अपनी संस्था का बर्थडे है आ गया, अपनी संस्था का बर्थडे है आ गया। मुझे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को देखकर, तस्वीर को देखकर याद आया है, इनका एक नारा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये करके दिखाया है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये करके दिखाया है। क्यों दिखाया है कि उस दौरान अनुसूचित जाति के जब वो जिस रास्ते से चलता था तो उसके बैक साइड में अपना कुछ मान देते थे जिससे उसके पैरों के निशान मिट जाएं और श्रवण जाति के वहां से चलें। मगर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, शिक्षा प्राप्त की और एक श्रवण जाति से ब्राह्मण जाति की लड़की से शादी की। तब ऐसा नहीं था कि अनुसूचित जाति का किसी के यहाँ पानी पी ले या किसी की खाट पे बैठ जाए या किसी के पल्लू भी छू जाए उसका, मगर वो शिक्षा में दम था कि उसने कर दिखाया। सरफरोशी फाउंडेशन का यही पैगाम है, साथ मिलकर चले सब इसी का नाम है। सरफरोशी फाउंडेशन का यही पैगाम है, साथ मिलकर सब चले, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। न्याय सबको मिल सके, कोई जो वंचित हो यहाँ, ठोकरे दर दर की न खाए, हो न इंतहा, ठोकरे दर दर न खाए, हो न उसका इंतहा। सोच गर जो अच्छी हुई उसका सुखद अंजाम है, साथ मिलकर सब चले, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना और तालियों से स्वागत भी किया। 4 महीने हुए हैं हम यहाँ सरफरोशी संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर दीदी गई थी, रेवती जी और भैया अश्विनी, फुरकान और राजन, उनके थ्रू हम भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भी समाज कल्याण के लिए कुछ काम करें, अपने गांव के लिए करें, सभी के लिए कुछ करें। और जो है संस्था से जुड़कर हमें बहुत अधिक ज़्यादा ज्ञान हुआ है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। भाई संस्था से भाई बंधुत्व सबको मिलाकर चलना चाहिए, ग्रुप को अच्छे से लेकर चलना चाहिए, जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो है अपने ग्रुप को और बढ़ाएंगे और अब समाज सेवा के लिए बहुत सारे काम करने हैं। और जो है इसी के साथ बस मैं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे यहाँ पर हमारे नए टीम मेंबर भी आए हुए हैं और मोनू भी 9 गांव की लेडीजों को लेकर के आया हुआ है यहाँ पर। और भी हम चाहते हैं कि आप सरफरोशी फाउंडेशन से यूं जुड़ते रहे और हम भी आपके साथ में एक परिवार, एक अच्छे से परिवार बनाते रहे, ऐसे ही हर कार्य मिलजुल कर करते रहे।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए